हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए, जनवरी के महीने का भी विज़न आ चुका है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो पहला है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके 5 टॉपिक हैं। पहला है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ एनजीओज इन इंडिया। तीसरा है रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनीज। चौथा है इंटरनेट शटडाउन। पांचवा है विसल ब्लोइंग। हम लोग एक एक करके ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एंड मैं चाहूँगी कि आप साथ में मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल ओवररीच। तो ये क्यों न्यूज़ में था? ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट किया है 3 फार्म लॉज, जो कि एक तरह से जुडिशल एक्टिविज्म और या ओवररीच का इशू है। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया इम्प्लीमेंटेशन का, उस पे। तो जुडिशल एक्टिविज्म होता क्या है? ये एक जुडिशल फिलॉसफी है जो कि मोटिवेट करता है जजेस को डिपार्ट करने में, मतलब कि जो एक उनका ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट है उससे डिपार्ट करने में वो हेल्प करता है इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज। तो इंस्टेंसेस क्या हुए हैं जुडिशल एक्टिविज्म का? तो जैसे कि पहला कि अगर जब डायरेक्ट करता है कि सेंटर को कि क्रिएट किया जाए अ न्यू पॉलिसी टू हैंडल ड्राउट। दूसरा है कि डायरेक्टिंग सेंटर टू सेट अप बैड लोन पैनल। तीसरा, जैसे कि बीसीसीआई को डायरेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म के लिए। ये भी जुडिशल एक्टिविज्म का एक एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है जुडिशियल ओवररीच। ये जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म के बीच में जो लाइन है वो बहुत पतला है। जुडिशियल ओवररीच जो है उस वो क्या होता है? तो ये एक तरह से एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म है। मतलब कि जब जुडिशरी जो है ऐसे डिसीजन लेती है जो कि आर्बिट्ररी हो या अनरीजनेबल हो, उसे हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? तो जैसे कि denying executive any role in appointment of judges by instituting collegiums, या दूसरा कि इनवैलिडेट करना नेशनल जुडिशल अकाउंटेबिलिटी कमीशन एक्ट 2014। देखो, हम लोग क्या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर है जो कि एक बैलेंस बनाए रखता है। कौन से 3 हम लोग के मेन ब्रांचेस हैं? एक तो है जुडिशरी, दूसरा है लेजिस्लेटिव और तीसरा एग्जीक्यूटिव। इन तीनों के बीच में जुडिशरी का क्या रोल है? जुडिशरी के पास पावर है टू मेक जजमेंट ऑन लॉ। दूसरा है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के पास पावर है टू मेक एंड चेंज लॉ, जबकि एग्जीक्यूटिव जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में जो हर एक इंस्टीट्यूशन है वो एक चेक की तरह काम करता है। तो इसमें जो आर्टिकल्स आप कोट कर सकते हैं वो है आर्टिकल 50, जो कि डायरेक्ट करता है स्टेट को सेपरेट करने को जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को। फिर दूसरा है आर्टिकल 361, जो कि प्रोटेक्ट करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। फिर आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194, ये एक स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर से रिलेट करता है। फिर आपका आर्टिकल 122 एंड 212, ये जो आर्टिकल्स प्रोहिबिट करते हैं किसको? तो कोर्ट्स को, कि वो इंक्वायर नहीं कर सकते कि स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जो है क्या कर रही है। मतलब उनके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। तो ये जो फिर आगे इसी में बताया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो केशवानंद भारती केस के में कोट किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। लास्टली जो पॉइंट दिया हुआ है कि एक ओवरलैप भी है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का तीनों ऑर्गन के बीच में। कैसे? तो जैसे आर्टिकल 13 है वो बात करता है जुडिशियल रिव्यू का। फिर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 है जो कि बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का।
उसी तरह आर्टिकल 142 है जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, जिसके थ्रू कंप्लीट जस्टिस किया जा सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कारण क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म और साथ में जुडिशियल ओवररीच का। तो पहला तो एक एसिमेट्री है पावर का। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत पावरफुल ब्रांच है गवर्नमेंट का। दूसरा पॉइंट है कि पीआईएल के थ्रू क्या होता है कि लोकस स्टैंडी, मतलब कि जो अफेक्टेड है, जो इंसान अफेक्टेड है किसी चीज़ से, उसके अलावा भी जैसे कि आपका मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन आपके अलावा भी किसी एनजीओ को लगा कि ये इसका राइट्स का हनन हुआ है, वो भी पीआईएल लगा के कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, इससे क्या हुआ है कि डिमांड फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ गया है, मतलब कि मतलब जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ गया है। तो इस कारण से पीआईएल ने एक इंट्रोड्यूस किया है नया डायमेंशन टू द जुडिशरीज इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि लेक्साइडल अप्रोच है ऑफ अदर ऑर्गन्स, मतलब कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, जैसे कि करप्शन होता है, डिले होता है, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस है, इस कारण से। जैसे कि 1997 का जो विसाखा गाइडलाइन है वो लेजिस्लेचर ने टाइमली नहीं ले ला पाई, इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस लाए थे। अब बाकी और क्या फैक्टर है, तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, एक्टिव मीडिया, सिविल सोसाइटी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट, इन सब कारण से भी जुडिशरी को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ा है। अब कंसर्न क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इसके कारण। तो पहला तो कि जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो बहुत बढ़ गया है, मतलब कि वो अच्छा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अच्छा कर रही है, लेकिन पहला चीज़ इससे जो प्रॉब्लम है वो है कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो पा रहा, मतलब कि एक जो डिवीज़न है वो नहीं रहा। दूसरा है कि फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ दिस पावर, इससे क्या होता है कि अ, एक तरह से जो डॉक्ट्रिन है सेपरेशन ऑफ पावर का वो टूटता है। तीसरा है कि नेग्लिजेंस होता है किसका, तो मतलब कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन लोग का जो चैलेंजेस हैं उनका नेग्लिजेंस होता है। उनका जो काम है वो 4F पे डिपेंड है बेसिकली, फंड, फंक्शन, फ्रेमवर्क एंड फंक्शनरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो जुडिशरी है उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाता है। और लास्ट पॉइंट है कि ये एक तरह से थ्रेट है जुडिशरी के क्रेडिबिलिटी में। तो वे अहेड क्या है, तो ज़रूरत है कि हाईलाइट करने का कि जुडिशियल रिस्ट्रेन का कितना इम्पोर्टेंस है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रेगुलेशन ऑफ एनजीओज इन इंडिया। तो ये न्यूज़ क्यों आया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टाइटन किया है ओवरसाइट ऑन फंड्स, जो कि एनजीओज मतलब कि जो फंड्स मिलते हैं उसको उसके सोर्सेस को टाइटन अप किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, इसलिए। तो और क्या है आगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस डाले हैं, गाइडलाइंस एंड चार्टर टू मेक एनजीओज एंड बैंक्स कंप्लाई, जो कि एफसीआरए का जो अमेंडमेंट है उसके अनुसार कंप्लाई करने के लिए। एनजीओ का जो है क्या इम्पोर्टेंस है, तो पहला तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वो जो गरीब है, एनवायरनमेंट है या सोशल सर्विस है इसके लिए काम करता है। दूसरा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्ट है गवर्नमेंट का एंड हैव लीगल स्टेटस एंड आर रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनली एनजीओज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनके लिए आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 43, कॉन्कर एंड लिस्ट, इन सब में एनजीओज के भी बारे में है। ठीक है, तो एनजीओज का रोल, ये जो डायग्राम है उसमें भी दिखाया गया है कि उनका है कि पहला कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जैसे कि इंटरनेशनल एरिना हो गया, अट्रैक्टिव डिप्लोमेसी हो गया। दूसरा मॉनिटर करना, इवैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। तीसरा कि ब्रॉडन करना गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी। साथ में चौथा कि सोशल और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो क्यों ज़रूरत है रेगुलेट करने का एनजीओ को, जब वो इतना हेल्प कर रही है तो
तो पहला कि चेक करने के लिए कि वो जो फंड्स उसको फॉरेन फंड्स मिल रहा है वो नेशन या वो गलत काम के लिए यूज़ ना करे, ठीक है। दूसरा कि नॉन कंप्लायंस, मतलब कि ये देखा गया है कि सिर्फ 10% जो एनजीओज़ हैं वो कंप्लाई कर रही हैं रूल्स के, और जो 90% है वो अपना बैलेंस शीट तक नहीं सबमिट करती। तीसरा कि हैम्परिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब कि जैसे एनजीओज़ हो गए जैसे कि ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब ना कई बार इनको देखा गया है कि वो जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें कंस्ट्रेंट की तरह काम करता है, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है कि रिलीजियस एंड कल्चरल इंक्रोचमेंट, मतलब कि एनजीओज़ जो हैं वो कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रेडिशन और कल्चर जैसे कि के का जो एक एस्टेब्लिश्ड है उसके अगेंस्ट होता है, तब उनको कंट्रोल करना थोड़ा ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो प्रोविज़न क्या है रेगुलेशन ऑफ एनजीओज़ का? तो पहला तो है फेमा, ये 1999 का। इसमें है, ये जो है रेगुलेट होता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कंसोलिडेट एंड अमेंड करने के लिए लॉ रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा है एफसीआरए 2010, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लाया है, ठीक ठीक है। एफसीआरए 2010, ये जो है ये कंसोलिडेट करता है लॉ टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब न्यू रूल्स अंडर एफसीआरए 2020 हैव बिन फॉलोइंग प्रोविजंस, मतलब ये अलग अलग प्रोविजंस हैं, इसको आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्रेडिशन रिलेटेड भी, जैसे कि नीति आयोग ने अपॉइंट किया नोडल एजेंसी फॉर पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एक्रेडिशन। नेक्स्ट है बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948, फिर आरटीआई एक्ट 2005, इनके अंदर एनजीओज़ को रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। अब एनजीओज़ के अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला है कि इनके पास फंड की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, ये लैक करते हैं। और दूसरा है कि दूसरा है कि ये रिस्ट्रिक्शन टू एक्सप्लोर, मतलब कि एनजीओ जो है वो उनका एक फिक्स है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन में 50% था पहले, जो कि 20% हो गया है, मतलब कि स्मॉलर एनजीओज हैं वो ज़्यादा लोग या एक्सपर्ट हायर नहीं कर सकते। दूसरा हो गया। फिर तीसरा है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। चौथा है कि ये हैम्पर करता है डिलीवरी ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स। एंड लास्टली जो एक्रेडिशन है एनजीओज का उसमें भी डिफ़िकल्टीज हैं। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है कि नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल बनाना चाहिए जिसमें एकेडमिशियन हो, एक्टिविस्ट हो। दूसरा है कि बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए गवर्नमेंट और एनजीओज के बीच में। तीसरा है कि कंप्लायंस होना चाहिए विद लॉज इन अ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन पार्टिसन मैनर, जिसमें कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं हो, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक भी हम लोग का डन है। फिर तीसरा है कि रेगुलेशन ऑफ बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज। अभी क्या हुआ है कि मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन जो है हो रही है इन पे कि वो ये जो है ये अब्यूज़ कर रही है अपने मोनोपोलिस्टिक पावर, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? तो जैसे यूएसए में दे हैव एस्टेब्लिश्ड अ ग्लोबल प्रेजेंस। दूसरा है कि बिग टेक कंपनीज जो है वो सिर्फ इकोनॉमी को नहीं, सिर्फ नहीं बल्कि सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। तीसरा है कि शेपिंग द वे आवर सोसाइटी इज़ प्रोग्रेसिंग। चौथा है कि मतलब हेट स्पीच के लिए, फिर डिसइन्फॉर्मेशन के लिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए भी इन कंपनीज को जिम्मेदार माना गया है। लास्टली जो वेरियस एंटी ट्रस्ट केसेस हैं वो बिल्ड किए जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं उनके अगेंस्ट। अब ये एंटी ट्रस्ट लॉ क्या है? एंटी ट्रस्ट लॉज आर दोज लॉज जो कि प्रिवेंट करता है कंपनीज को फ्रॉम वर्किंग टुगेदर टू कंट्रोल प्राइसेस अनफेयरली। इंडिया का जो एंटी ट्रस्ट लॉ है या कंपटीशन एक्ट 2002 है, ये कंस्टिट्यूट हुआ था 2009 में। कंपटीशन एक्ट जो है ये मॉनिटर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि मोनोपोलाइज करता है कंपटीशन विद इन द मार्केट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सेट हुआ था 2002 एक्ट के अंदर टू रेगुलेट एंटी कम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ हमारे देश में।
तो रोल जो है बिग टेक कंपनीज का, इसको हम लोग एक तरफ पॉजिटिव में डिवाइड कर सकते हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव में। पॉजिटिव में क्या क्या है, तो पहला है कि राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे कि डेमोक्रेटाइज करना कम्युनिकेशन। दूसरा, डोर स्टेप सर्विसेज, मतलब कि हम घर बैठे हम लोग को अलग अलग सर्विस या गुड या एंटरटेनमेंट मिल रहा है। तीसरा है टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ठीक है, अब नेगेटिव रोल क्या है, तो पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि इन पे एलिगेशन है कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शंस को, जैसे कि यूएस में के इलेक्शन हो गया, यूरोप के। दूसरा, एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर, मतलब कि ये जो है छोटे छोटे कंपनीज को एक्वायर करते हैं और ये एक तरह से एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर हुआ। तीसरा है कि ये इंसाइट करता है पब्लिक बिहेवियर। चौथा है कि साइबर क्राइम्स में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं। एंड लास्टली, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी में भी इनका हाथ माना जाता है। अब इश्यूज क्या हैं इन रेगुलेटिंग बिग टेक कंपनीज। पहला तो कि ये अनकोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन है ग्लोबली, मतलब कि इनको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा है कि टैक्स अवॉइडेंस, मतलब ये लोग बेस इरोजन या प्रॉफिट शेयरिंग टैक्स रूल्स को जो भी मतलब गैप्स हैं टैक्स रूल्स में उसको यूज़ करके टैक्स अवॉइडेंस करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसी कारण से इक्वलाइजेशन लेवी लाया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डाटा प्राइवेसी लॉ है हमारे देश में, जैसे कि इंडिया में, बहुत वीक है या एब्सेंस है उसका। चौथा पॉइंट है कि कोई सॉवरेन कंट्रोल नहीं है डाटा के ऊपर। बिग टेक कंपनीज जो हैं वो उनके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं दुनिया भर में। आरबीआई ने इनफैक्ट इशू किया डायरेक्शन टू डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम प्रोवाइडर कि वो ध्यान रखे कि जो डाटा है इंडिया का वो इंडिया में ही रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कि लीगल चैलेंज, मतलब कि इंडिया का जो करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो बिल्ट अराउंड ऑफलाइन अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, मतलब कि वो जो ऑनलाइन किया वो सिंक्रोनाइज नहीं किया है हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है कि जो सेक्शन 79(2) है आईटी एक्ट 2000 का, वो एग्जाम्प्ट करता है ऑनलाइन इंटरमीडियरीज फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर एनी थर्ड पार्टी कंटेंट शेयर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो अब ये चार्ट देख लेते हैं कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में बात क्या कर रहे हैं। तो पहला तो है आईटी एक्ट 2000, ये गवर्न करता है ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेस। दूसरा है इसी में कि ये कन्फर्म करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि वो उनके पास पावर है डायरेक्शन इशू करने का। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोमोट करता है और सस्टेन करता है इनेबलिंग कंपटीशन कल्चर। साथ में ये डिटरमाइन करता है कि वेदर अ टेक एंटिटी जो है वो अब्यूज़ कर रहा है अपना डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, और ईडी का भी इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि वो एफडीआई केस में केसेस को देखती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आगे बढ़ने का वे अहेड क्या है। तो एजाइल रेगुलेटर, मतलब कि बिग टेक शुड बी फेयरली स्क्रूटनाइज्ड बाय रेगुलेटर्स, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ताकि जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको मेंटेन किया जा सके। दूसरा है टैक्सेशन, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इंडिया में उसको टैक्स्ड करना चाहिए अप्रोप्रिएटली। तीसरा, डाटा सिक्योरिटी होना चाहिए। चौथा, डायनेमिक और अडेप्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी गैप्स है, लूप होल्स है, उसको कम करना चाहिए। चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है ताकि हम साइबर क्राइम को हैंडल कर सके। अब ये बॉक्स की तरफ हम लोग चलते हैं तो इसमें है इक्वलाइजेशन लेवी। ये क्या है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि फेयर कंपटीशन और रीजनेबलनेस हो और एक्सरसाइज किया जा सके एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टैक्स बिजनेसेस। मतलब कि ये बेसिकली एक सिस्टम है जिससे कि इन कंपनीज को टैक्स देना पड़े जो भी वो एडवर्टाइजमेंट इंडिया से यूज़ करती है उसके लिए। ठीक है, और फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, इंटरनेट शटडाउन। तो एक रिपोर्ट आई थी यूके बेस्ड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च फर्म का, उसने कहा है कि इंटरनेट शटडाउन जो है
इन 2020 ये इंडिया को ऑलमोस्ट $2.8 बिलियन कॉस्ट किया है। ठीक है, तो इस फाइंडिंग्स कुछ कुछ देख लेते हैं इस रिपोर्ट में जो भी फाइंडिंग्स है। पहला तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो कि इसके अनुसार इंडिया वाज मोर देन डबल द कंबाइंड कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट 20 कंट्रीज इन द लिस्ट, मतलब इतना इंडिया को लॉस हुआ। दूसरा कि इंडिया जो है वो कंटिन्यू किया क्या करना, तो रिस्ट्रिक्ट इंटरनेट एक्सेस मोर देन एनी अदर कंट्री, मतलब हम लोग का बहुत स्ट्रिंजेंट रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अ, साथ में इस रिपोर्ट में सेपरेटली मेंशन किया गया है किस पर, तो कश्मीर के इशू पे, कि वहाँ पे सबसे लंबा शटडाउन रहा है किसी भी डेमोक्रेसी में। और इस रिस्ट्रिक्शन से क्या हुआ है कि जो मेडिसिन बिजनेसेस है और स्कूल्स स्कूल्स जो हो गया उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। रिपोर्ट जो है ये डिफाइन किया है इसने इंटरनेट शटडाउन एज एन इंटरनेशनल डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटरनेट। ये किस किस कारण से हो सकता है, तो पहला तो इंटरनेट ब्लैकआउट, दूसरा कि सोशल मीडिया शटडाउन, तीसरा थ्रॉटलिंग। इंटरनेट शटडाउन जो है वो हो सकता है नेशनल लेवल पे और या फिर लोकल लेवल पे। तो प्रोविजंस क्या क्या है रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन। पहला तो 2017 से पहले सेक्शन 144 और आईटी एक्ट था। आफ्टर 2017 जो है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस रूल किया गया है। ठीक है, उसी तरह हु कैन ऑर्डर, तो पहले था कि डीएम या एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, अब है कि होम सेक्रेटरी भी कर सकता है। और इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस द ऑर्डर कैन बी इशूड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। तो ड्यूरेशन ऑफ शटडाउन जो है पहले जब था 2017 से पहले, तो सेक्शन 144 के अनुसार ये शटडाउन जो है 2 मंथ का हो सकता था या अप टू 6 मंथ्स। अंडर टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस अमेंडमेंट रूल्स, सस्पेंडिंग टेलीकॉम इंटरनेट सर्विस जो है ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो रिव्यू कमेटी है ये सेंट्रल लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे है। सेंट्रल लेवल पे जो है वो कॉम्प्राइज करती है कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ कौन, तो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। स्टेट लेवल पे जो है ये कॉम्प्राइज करती है चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लॉ एंड और लीगल रेमेम्बरेंस। अब हम देखते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है इन फेवर वो क्या क्या है। तो पहला तो ये प्रिवेंट करती है क्या, तो हेट स्पीच फेक न्यूज़ इसको बढ़ने से। दूसरा कि एंश्योर करती है पीस और स्टेबिलिटी, पब्लिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट जो है वो बहुत फेस्ड विद समटाइम चैलेंजिंग सिचुएशन, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर का इशू हो गया, नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो गया, तो उस समय ये यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट। तीसरा है कि इससे क्या होता है, जो डिस्ट्रप्टिव रोल जो है र्यूमर्स का थ्रू सोशल मीडिया उसको रोका जा सकता है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंटरनेट शटडाउन क्या क्या है, तो पहला तो ये वायलेट करता है ह्यूमन राइट्स। दूसरा कि इकोनॉमिक कॉस्ट, जैसे कि इस रिपोर्ट में भी कहा है कि इंडिया कितना लॉस किया। तीसरा है कि फेल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि जिस चीज़ के लिए इंटरनेट शटडाउन हुआ वो मोस्टली देखा गया है कि अनअचीव्ड रहा है। नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट, मतलब कि फंडामेंटल सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर और पब्लिक सर्विस जो है वो भी सफ़र करता है। तो जजमेंट रिलेटेड टू इंटरनेट शटडाउन जो है वो क्या क्या है। जनवरी 2020 द सुप्रीम कोर्ट वाल, मतलब जब जम्मू कश्मीर पे हो रहा था उसमें कहा था कि वो टेम्पोरेरी पीरियड के लिए हो सकता है लेकिन नॉट फॉर इंडेफिनिट पीरियड। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट पब्लिश ऑल ऑर्डर imposing restrictions under section 144. Freedom of speech and expression through the medium of internet is a fundamental right under article 19(1)(a). तो वे फॉरवर्ड क्या है अब। पहला तो प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि अल्टरनेटिव मेजर्स, मतलब कि इंटरनेट शटडाउन के बजाय जो बाकी है तरीका उसको यूज़ करना चाहिए। दूसरा है कि एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन। तीसरा है कि इनकॉर्पोरेट इंटरनेट शटडाउन एज पार्ट ऑफ देयर रिस्क असेसमेंट। और लास्टली गवर्नमेंट को जो है एक डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि रीज़न क्या था, टाइम क्या था और अल्टरनेटिव्स जो थे वो क्या कंसिडर किए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग का विसल ब्लोअर बिल और ये लास्ट टॉपिक है पॉलिटी का। तो देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए
अब विसल ब्लोअर जो है वो क्यों है ये न्यूज़ में, इसलिए है क्योंकि रिसेंटली जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया है कि सारे कॉरपोरेट्स को इंकरेज करने के लिए विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म एंड प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड्स, ताकि लोग जब इंफॉर्मेशन बाहर लाएं, मतलब विसल ब्लोअर वो होता है जो वैसे इंफॉर्मेशन बाहर लाता है। Whistleblower is the act of drawing attention to an authority figure or public to perceived wrongdoing, misconduct, मतलब जो भी गलत हुआ कंपनी में उस इंफॉर्मेशन को बाहर लाता है। विसल ब्लोअर जो है वो अभी का या डायरेक्टर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, लेकिन देखा गया है कि जो विसल ब्लोअर है उसको रिप्राइज किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, जिससे कि उसका रेपुटेशन डैमेज होता है। बाकी और क्या प्रॉब्लम होता है, एक तो अनविलिंगलीनेस ड्यू टू एलिनेशन, दूसरा फियर ऑफ रिटेलिएशन, डेथ, मर्डर, फियर रिस्क टू फैमिली, जैसे कि सत्येंद्र दुबे या ललित मेहता का केस है जिनको मार दिया गया क्योंकि उन्होंने विसल ब्लोइंग की थी। विसल ब्लोइंग जो है वो हेल्प भी कर सकता है, मतलब गलत जो भी चल रहा है उसको बाहर निकालने के लिए या रिमेडी करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं गलत हो रहा है उसको, और इससे एक स्ट्रॉन्ग वर्कप्लेस मैकेनिज्म भी मिलता है। Whistleblowers can blow the lead of corporate and financial scams. Whistleblowing मैकेनिज्म क्या है इंडिया में, तो विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 के अनुसार, ये जो है एक प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम हरासमेंट टू पर्सन जो कि कुछ भी वैसा डिस्क्लोजर कर रहा हो, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन ला रहा हो उसको एक प्रोटेक्शन देता है। दूसरा कि ये एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन बताता है विसल ब्लोअर का। तीसरा कि पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर टू अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कि ये कोई इंसान किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है, हालांकि ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और जो डिस्क्लोजर है वो रिटन में हो सकता है या तो ईमेल से भी किया जा सकता है। और उसी तरह वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करेगी कि कोई पर्सन या पब्लिक सर्वेंट जो है who has made a disclosure under this act वो विक्टिमाइज नहीं किया जाए। विसल ब्लोअर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एथिकल पर्सपेक्टिव क्या है विसल ब्लोइंग का। तो बीइंग डिसलॉयल टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयरिंग नॉलेज ऑफ रॉन्ग डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर, पहला। दूसरा मॉरल कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी, दूसरा। तीसरा गेनिंग मिसट्रस्ट ऑफ इट्स फेलो वर्कर। तो यहाँ पे दो मेन मॉरल वैल्यू है, एक तो फेयरनेस एंड लॉयल्टी इनटू कन्फ्लिक्ट टेकन टू इट्स एक्स, मतलब एक तरफ है आपका लॉयल्टी, दूसरा है फेयरनेस टेकन टू इट्स एक्सट्रीम फ्रॉम अ लॉयल्टी पर्सपेक्टिव। जैसे कि लॉयल्टी एक एथिकल वैल्यू है, वंस एथिकल ऑब्लिगेशन टू एक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर वंस एक्शन इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग, मतलब ये वही एक डायलेमा है यहाँ पे कि आप फेयरनेस लेंगे या लॉयल्टी लेंगे, दोनों वैल्यूज़ के बीच में। नेक्स्ट है कि क्या क्या गैप है विसल ब्लोअर मैकेनिज्म में। तो एक तो है कि डिले होता है इन ऑपरेशनलाइजिंग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, एक डिले देखा गया है। दूसरा कि कोई पेनल्टी नहीं है अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट। तीसरा है कि डज नॉट प्रोटेक्ट विटनेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई हॉलिस्टिक पावरफुल लेजिस्लेशन नहीं है फॉर कॉर्पोरेट या प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए। साथ में एक ट्रस्ट का भी कमी देखी गई है इन इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। देयरफॉर एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस इन विसल ब्लोइंग प्रोग्राम, लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे जब उन पे खतरा रहेगा। तो लास्ट पॉइंट है कि कोई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन कंक्लूजन में यही कह सकते हैं, इवन हैविंग प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर थ्रेट्स टू द लाइफ स्टिल रिमेन्स, मतलब कि ये विसल ब्लोअर बिल है, एक्ट है, लेकिन तब भी उनके लाइफ को थ्रेट रहता है। इसी के साथ हम लोग पॉलिटी का ये कवर अब कर लिए पूरा। अब नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे, कल मैं आगे का पढ़वाऊँगी। अभी बस यहीं पे मैं अपना एंड करती हूँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।